क्या आपने कभी सोचा है कि हिमनद सिर्फ चट्टानों को काटकर भू आकृतियां ही नहीं बनाता, बल्कि अपने साथ लाए हुए मलबे को जमा करके भी कई नई भू आकृतियां बनाता है। हिमनद जब आगे बढ़ता है तो अपने साथ कंकड़, बजरी, रेत और बड़े बड़े शैलखंड लेकर चलता है। लेकिन जब हिमनद की गति कम होती है या वो पिघलने लगता है तो ये पूरा मलबा अलग अलग ही स्थानों पर जमा होने लगता है। इसी निक्षेपण से बनती है हमारी आज की महत्वपूर्ण भू आकृतियां। आज हम हिमनद से बनने वाली निक्षेपणात्मक भू आकृतियों को एक एक करके समझेंगे। हिमोड, ड्रमलीन, एस्कर, कैम, आउटपोस्ट मैदान और हिमनदीय अरेटिक। और सबसे अच्छी बात, हर आकृति को हम 3D डायग्राम की मदद से समझेंगे, ताकि आपको सिर्फ नाम याद न करना पड़े, बल्कि ये भी समझ आए कि वह बनी कैसे और दिखाई कैसे देती है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका के ज्ञान गली में। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं हिमोड। हिमनद जब आगे बढ़ता है तो अपने साथ चट्टानों के टुकड़े, कंकड़, बजरी, रेत, मिट्टी का मलबा लेकर चलता है। जब ये मलबा हिमनद के किनारे, बीच, आगे या नीचे जमा होता है तो इससे निक्षेप को हम हिमोड कहते हैं। हिमोड मुख्य रूप से 4 प्रकार का होता है: पार्श्व हिमोड, मध्य हिमोड, अंतिम हिमोड और तली हिमोड। तो सबसे पहले हम देखते हैं पार्श्व हिमोड, लेटरल मोराइन। सबसे पहले देखिए हिमनद के दोनों किनारों पर जमा हुआ चट्टानी मलबा। जब हिमनद आगे बढ़ता है तो घाटी के ढलान से टूटे हुए पत्थर, कंकड़ और अन्य मलबे हिमनद के किनारों पर जमा होते जाते हैं। हिमनद के किनारे जमा यही मलबा पार्श्व हिमोड या लेटरल मोराइन कहलाता है। इसे याद रखने का सबसे आसान तरीका पार्श्व यानी किनारा, इसलिए हिमनद के किनारों पर जमा हुआ मलबा पार्श्व हिमोड कहलाता है। अब हम देखते हैं मध्य हिमोड। अब ध्यान से देखिए, यहाँ 2 हिमनद एक दूसरे से मिल रहे हैं। दोनों हिमनदों के किनारों पर जमा पार्श्व मलबा जब आपस में मिल जाता है तो वह मलबा दोनों हिमनदों के बीच एक लंबी पट्टी के रूप में दिखाई देने लगता है। इसी बीच के मलबे वाली पट्टी को मध्य हिमोड कहते हैं, मिडल मोराइन। इसलिए 2 हिमनदों के बीच जमा मलबा मध्य हिमोड। अब हम देखते हैं अंतिम हिमोड, टर्मिनल मोराइन। अब देखिए हिमनद का अग्रभाग, यानी वह हिस्सा जहां हिमनद आगे बढ़ते बढ़ते एक समय पर रुक जाता है। हिमनद अपने साथ जो चट्टानी मलबा, कंकड़, बजरी और मिट्टी लेकर आ रहा था वह उसके आगे जमा होने लगता है। समय के साथ साथ यही मलबा एक कटक या ढेर का रूप ले लेता है। इसे अंतिम हिमोड या टर्मिनल मोराइन कहते हैं। और अंतिम हिमोड हमें ये पता लगाने में मदद कर सकता है कि किसी समय हिमनद कितनी दूर तक आगे बढ़ा था। अब पढ़ते हैं हम तली हिमोड या ग्राउंड मोराइन। अब ध्यान दीजिए, हिमनद के सबसे निचले वाले हिस्से पर हिमनद जब जमीन के ऊपर से धीरे धीरे आगे बढ़ता है तो उसके नीचे चट्टानों का मलबा, मिट्टी, रेत, कंकड़ दबे घिसे रहते हैं। जब हिमनद पिघल कर पीछे हटता है तो उसके नीचे जमा ये मलबा जमीन पर एक विस्तृत असमान परत के रूप में रह जाता है। इसी को तली हिमोड या ग्राउंड मोराइन कहते हैं। किनारा, पार्श्व हिमोड, बीच मध्य हिमोड, अंत में अंतिम हिमोड और नीचे तली हिमोड। अब तक हमने देखा कि हिमनद अपने साथ लाए मलबे को अलग अलग स्थानों पर जमा करके हिमोड बनाता है, लेकिन क्या यही हिमनदीय मलबा एक अलग आकार भी ले सकता है? हाँ, जब हिमनद इस जमा हुए मलबे को अपने नीचे दबाते हुए आगे बढ़ता है और उसे अपनी गति की दिशा में आकार देता है तो वहाँ लंबी, अंडाकार और नाव जैसी पहाड़ी बन जाती है। इसी भू आकृति को हम कहते हैं ड्रमलीन। अब इस 3D डायग्राम को देखकर समझते हैं कि ड्रमलीन की आकृति कैसी होती है। यह हिमनद की गति की दिशा के बारे में हमें क्या बताती है। सबसे पहले यहाँ देखिए, हिमनद अपने नीचे मिट्टी, रेत, कंकड़, चट्टानी मलबा लेकर आगे बढ़ रहा है। जब हिमनद इस मलबे पर दबाव डालते हुए आगे बढ़ता है तो मलबा इधर उधर बिखरने के बजाय हिमनद की गति के अनुसार लंबा और सुव्यवस्थित आकार लेने लगता है। धीरे धीरे ये मलबा अंडाकार
या उल्टी नाव जैसी पहाड़ी का रूप ले लेता है। इसी को हम ड्रमलिन कहते हैं। ड्रमलिन की एक खास बात यह है कि इसकी लंबी दूरी सामान्यतः हिमनद की गति की दिशा के समांतर होती है। इसीलिए ड्रमलिन देखकर हमें उस क्षेत्र में हिमनद के पुराने प्रवाह की दिशा का अनुमान लगाने में मदद मिल सकती है। अब हम देखते हैं एस्कर। अब तक हमने ड्रमलिन में देखा कि हिमनदीय मलबे को हिमनद का दबाव और प्रवाह एक विशेष आकार देता है, लेकिन एस्कर में कहानी थोड़ी अलग है। जब हिमनद पिघलने लगता है तो उसके नीचे पिघला हुआ पानी बहने लगता है। यह पानी अपने साथ रेत, बजरी और कंकड़ लेकर हिमनद के नीचे बनी सुरंगों में बहता है। जहाँ पानी की गति कम होती है वहाँ ये अवसाद जमा होने लगते हैं। समय के साथ साथ ये निक्षेप एक लंबी, सक्रिय और अक्सर टेडिमेटिक कटक का रूप ले लेता है। हिमनद पूरी तरह पिघल जाने के बाद ये कटक सतह पर दिखाई देती है। इसी को एस्कर कहते हैं। हमारी अगली आकृति है केम। एस्कर में हमने देखा कि हिमनद के नीचे बहने वाला पिघला हुआ पानी रेत और बजरी को जमा करके एक लंबी कटक बनाता है, लेकिन जब यही पिघला हुआ पानी हिमनद के किनारों, दरारों या बर्फ के पास बने गड्ढों में रेत, बजरी और अन्य अवसाद जमा करता है तो वहाँ एक अलग तरह की आकृति बनती है। हिमनद के पिघलने और पीछे हटने के बाद ये जमा हुआ अवसाद छोटी, अनियमित पहाड़ी या टिल्ले के रूप में दिखाई देता है। इन्हें हम कैम कहते हैं। इसे ऐसे समझते हैं: पिघला हुआ पानी, रेत, बजरी का निक्षेप, फिर हिमनद पिघला, टीले जैसी आकृति बराबर कैम बना। एस्कर और कैम में सबसे आसान अंतर यह है कि एस्कर लंबे सक्रिय कटक है, कैम टिल्ले या छोटी पहाड़ी जैसी आकृति है। यानी अगर आपको लंबी सांप जैसी कटक दिखाई दे तो एस्कर, और टिल्ले जैसी आकृति दिखाई दे तो कैम। हमारी अगली आकृति है आउटवॉश मैदान। अब तक हमने देखा कि हिमनद का पिघला हुआ पानी रेत और बजरी को जमा करके एस्कर और कैम जैसी आकृतियां बना सकता है, लेकिन जब यही पिघला हुआ पानी हिमनद के आगे निकलकर बड़े क्षेत्र में फैल जाता है तो अपने साथ लाए हुए अवसादों को दूर दूर तक जमा करता है। इन अवसादों के व्यापक रूप से जमा होने से जो समतल या हल्के ढाल वाला मैदान बनता है उसे हम आउटवॉश मैदान कहते हैं। इसे संदूर भी कहा जाता है। हम देखते हैं इसके निर्माण की प्रक्रिया या इसके निर्माण का क्रम। हिमनद पिघला हुआ पानी बाहर निकला, पानी रेत, बजरी और कंकड़ लेकर आया, जलधाराएं फैल गई और उनकी गति कम हुई, अवसाद बड़े क्षेत्र में जमा हुए, आउटवॉश मैदान बना। एक महत्वपूर्ण बात, हिमनद के पास भारी कण जैसे कंकड़ और बजरी पहले जमा होते हैं, जबकि अपेक्षाकृत महीन कण जैसे रेत और सिल्ट अधिक दूर तक जा सकते हैं। तो हमारी आखिरी निक्षेपणात्मक आकृति है हिमनदीय अरेटिक, ग्लेशियल अरेटिक। एक ऐसा बड़ा सेल कण जिसे हिमनद एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान पर छोड़ देता है। हिमनदीय अरेटिक को समझते हैं। यह बाकी आकृतियों से थोड़ा अलग है, इसलिए इसे एक उदाहरण से समझना आसान होगा। हिमनदीय अरेटिक, मान लीजिए किसी पहाड़ पर एक बहुत बड़ा सेलखंड पड़ा है। हिमनद आगे बढ़ता है और उस चट्टान के टुकड़े को अपने साथ उठा या खींचकर काफी दूर तक ले जाता है। फिर जब हिमनद पिघलता है या पीछे हटता है तो वह सेलखंड वहीं छूट जाता है। अब उस नई जगह पर आसपास की चट्टानों को देखिए। अगर वह बड़ा पत्थर उन स्थानीय चट्टानों से अलग प्रकार का है तो वह हिमनद द्वारा दूर से लाया गया सेलखंड हो सकता है। इसी तरह के सेलखंड को हम हिमनदीय अरेटिक बोलते हैं। इसके निर्माण की प्रक्रिया हम देखते हैं कि चट्टान टूटकर अलग हुई, हिमनद ने उसे अपने साथ लिया, हिमनद ने उसे दूर तक पहुंचाया, हिमनद पिघला, चिहटा, सेलखंड नई जगह पर रह गया, हिमनदीय अरेटिक बना। इसे अब हम कर लेते हैं संक्षिप्त में रिवीजन। हिमनद की निक्षेपणात्मक भू आकृतियां। तो आज हमने हिमनद द्वारा निर्मित 6 प्रमुख निक्षेपणात्मक भू आकृतियों को समझा। पहली हमारी आकृति थी हिमोड मोराइन, हिमनद द्वारा जमा किया गया चट्टानी मलबा।
दूसरी हमारी थी ड्रमलीन। हिम नदी है मलबे से बनी लंबी अंडाकार या नाव जैसी पहाड़ी। हमारी तीसरी आकृति थी एस्कर। हिम नद के नीचे बहने वाले पिघले पानी के निक्षेप से बनी लंबी सक्रिय कटक। चौथी आकृति थी कैम। पिघले हुए हिम नदी जल के निक्षेप से बनी टिल्ले जैसी आकृति। हमारी पांचवी आकृति थी आउटवॉश प्लेन। आउटवॉश मैदान या आउटवॉश प्लेन। हिमनद के सामने पिघले पानी द्वारा बड़े क्षेत्र में जमा किए गए अवसादों से बना मैदान। हमारी आखिरी आकृति थी हिमनदी अरेटिक या ग्लेशियल अरेटिक। हिमनद द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाया गया ऐसा बड़ा सेलखंड जो आसपास की चट्टानों से अलग हो सकता है। हम इसे एक लाइन में याद रखें। हिमोड यानी मलबा, ड्रमलीन यानी अंडाकार पहाड़ी, एस्कर यानी लंबी कटक, केम यानी टिल्ला, आउटवॉश यानी मैदान, अरेटिक यानी अजनबी पत्थर जो वहां का था नहीं। अब हमारे पास हिमनद की अपरदनात्मक और निक्षेपणात्मक दोनों प्रकार की भू आकृतियां पूरी हो चुकी है। तो अब हम कर लेते हैं संक्षिप्त में फाइनल रिवीजन। अब हमारे पास हिमनद की अपरदनात्मक और निक्षेपणात्मक दोनों प्रकार की भू आकृतियां पूरी हो चुकी है। तो अब हम कर लेते हैं संक्षिप्त में फाइनल रिवीजन। हिमनद द्वारा निर्मित भू आकृतियां, तो अब इसको हम बांट लेते हैं दो हिस्सों में। पहला अपरदनात्मक भू आकृति और दूसरा निक्षेपणात्मक भू आकृति। तो हम पहला देखते हैं अपरदनात्मक भू आकृति। हिमनद चट्टानों को काटता है, घिसता है और उखाड़ता है और इससे बनता है हिमगर्त, अरेत, ग्रीसरिंग, यू आकार की घाटी, लटकती घाटी, हिम सोपान, बेट चिल्ला और फ्यूर्ड इसी प्रक्रिया से संबंधित है। दूसरा निक्षेपणात्मक भू आकृति। हिमनद अपने साथ लाए हुए मलबे और अवसादों को जमा करता है और इससे बनता है हिमोड, ड्रमलीन, एस्कर, कैम, आउटवॉश मैदान और हिमनदी अरेटिक। सबसे आसान अंतर हम इनमें देते अपरदन, काटना, घिसना, उखाड़ना, निक्षेपण, जमा करना। यानी जहाँ हिमनद चट्टान को काट रहा है वह अपरदनात्मक और जहाँ हिमनद मलबा जमा कर रहा है वह निक्षेपणात्मक। इसी अंतर को अगर आपने समझ लिया तो हिमनद की लगभग पूरी भू आकृति विज्ञान आसानी से समझ में आ जाएगी। अब हम देखते हैं कुछ क्वेश्चन, उनका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर देना, ठीक है। हमारा पहला क्वेश्चन है, हिमनद द्वारा चट्टानों को घिसने और काटने से बनने वाली भू आकृति क्या कहलाती है? इनमें चार ऑप्शन है, निक्षेपणात्मक, अपरदनात्मक, ज्वालामुखी और कास्ट। तो आप आंसर कमेंट बॉक्स में बताना। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, दो हिमगर्तों के बीच बनने वाली धारदार पर्वतीय कटक है ड्रमलीन, अरेत, एस्कर, कैम। जो भी आंसर हो आप जरूर बताना। हिमनद के किनारे जमा मलबे को कहते हैं मध्य हिमोड, तली हिमोड, पार्श्व हिमोड या अंतिम हिमोड। हमारा चौथा क्वेश्चन है, हिमनद के नीचे बहने वाले पिघले पानी के निक्षेप से बनने वाली लंबी संकरी कटक एस्कर है, ड्रमलीन है, केम है, अरेटिक है। जो भी जवाब है आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। हमारा पांचवा क्वेश्चन है, हिमनद के सामने पिघले पानी द्वारा जमा किए गए अवसादों से बनने वाला विस्तृत मैदान ये क्या है? हिमगर्त है, आउटवॉश मैदान है, अरेत है, ग्रीसरिंग है। जो भी आप बताना। हमारा आखिरी क्वेश्चन है, आसपास के चट्टानों से अलग हिमनद द्वारा दूर से लाया गया बड़ा सेलखंड कहलाता है केम, हिमोड, अरेटिक या ड्रमलीन। जो भी आपका आंसर हो बताना और इनके जवाब हम अगली क्लास में देंगे, ठीक है। क्वेश्चन और देख लेते हैं हम। हिमनद किसी भूभाग को काटता है और घिसता है तो वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? दूसरा क्वेश्चन है इसमें और जब वही हिमनद अपने साथ लाए गए मलबे को जमा करता है तो उसे क्या कहेंगे? तो दोस्तों आज की क्लास में हमने हिमनद द्वारा निर्मित निक्षेपणात्मक भू आकृतियों को 3D डायग्राम की मदद से समझा और अपरदनात्मक आकृतियों का रिवीजन किया। हमने जाना कि हिमनद जहाँ चट्टानों को काटता है, घिसता है और उखाड़ता है वह अपरदनात्मक भू आकृतियां बनती हैं और जहाँ अपने साथ लाए हुए मलबे और अवसादों को जमा करता है वह निक्षेपणात्मक भू आकृतियां बनती है। अगर आपको ये क्लास समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करें, के ज्ञान गली को सब्सक्राइब करना न भूले। ऐसे ही आसान भाषा और 3D डायग्राम के साथ ज्योग्राफी के और टॉपिक्स पढ़ने के लिए जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।